मैं हूं सुजाता कुकरेती। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास स्पेशल शो में। 2027 का चुनाव बहुत करीब है और 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले क्या दांव जातिगत वोटरों पर आ गया है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने पीडीए की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने पीडी को पंडित कह दिया। अब ये इसलिए क्योंकि पीडीए में पहले पंडित गायब था, पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि उसमें पंडित भी है। समय समय पर उन्होंने परिभाषा बदली है, लेकिन आज सवाल जरूरी यह है कि क्या ब्राह्मण वोटर 27 की बाजी जीतने के लिए बहुत जरूरी है? क्या 27 की बाजी वही जीतेगा जिसके साथ ब्राह्मण वोटर होगा? यूं तो जाति में बांटकर वोटर को देखना भी गलत है, लेकिन क्या सियासी दल वही करते नहीं आए हैं और क्या वोटर भी वही नहीं करते आए हैं? आज इस पर भी बात होगी। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आज यहां पर जनता है जो अपने लिए पहले ताली बजा दीजिए, क्योंकि आज के इस शो में आपके सवाल तय करेंगे कि 27 की बाजी कैसी होगी। इसी के साथ मैं अपने मेहमानों का परिचय भी करा देती हूं। मेरे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। नंबरों का खेल उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए। अनिल यादव जी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और विवेक सहलज जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार स्पष्टता से बता देना चाहती हूं कि ये क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो यूपी की विधानसभा है उसमें गणित क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। इस वक्त यूपी की विधानसभा में 52 नेता ब्राह्मण हैं। अब उनमें एनडीए के 46 ब्राह्मण विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के पास 5 ब्राह्मण विधायक हैं। अब ये नंबर जो है ये बिल्कुल लॉपसाइडेड है, ये आप समझ लीजिए। और कांग्रेस के पास 1 ब्राह्मण विधायक है। अब क्या यही बाजी है जो 27 को बदल सकती है? मैं सबसे पहले अमिताभ जी आपके पास आ जाती हूं, क्योंकि आप इन नंबरों को हमें बेहतर समझा सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अब राजनीतिक दल जाति वाली बाजी खेलते हैं। क्या ये पीडीए का पीडी पंडित इसी वजह से हो गया, आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि आबादी जो है वो लगभग मतलब 10 से 12% की आबादी है ब्राह्मण समाज की यूपी में। और हिस्टोरिकली अगर आप मतलब बिफोर द एरा ऑफ राम मंदिर देखेंगे तो कांग्रेस के पास ये वोट हुआ करता था। कांग्रेस के पास दलित प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण का एक कॉम्बिनेशन था, जिसकी वजह से वो जीत करके आते थे। लगभग 50% तीनों कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन है। इसी सोशल कोलिशन को रिवाइव किया था मायावती जी ने 2007 के चुनाव में, जब वो जीत करके आई थी। हालांकि 2012 के बाद से जो ब्राह्मण समाज का वोट है वो 70% से ऊपर लगभग बीजेपी या उसके अलायंस पार्टनर्स को पड़ता रहा है। यानी ट्रेडिशनल वोट बैंक तो ये बीजेपी का है। और आप जैसा दिखा भी रहे हैं कि ऑलमोस्ट 52 में से 46 एमएलएस तो एनडीए के ही हैं। बिल्कुल। लगभग 39 सीट्स है जहां पर ब्राह्मण समाज की आबादी जो है वो 20% से भी अधिक है। यानी 39 सीट्स पर उनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस और होल्ड है। अब जब बात करते हैं अखिलेश यादव जी की पीडीए में पंडित, पीडी इस पंडित, और पंडित तो पीटी होता है वैसे, लेकिन उन्होंने पहले भी पीडीए के में ए के लिए अगड़ा बोला हुआ है पहले भी, जैसा आपने भी मेंशन किया। सही। तो क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि एक नैरेटिव यूपी में ये भी है कि ठाकुर और ब्राह्मण हिस्टोरिकली भी राइवलरी रही है, वहां पर थोड़ी तनातनी है, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज फ्रॉम ठाकुर कम्युनिटी। तो उसको एक्सप्लॉइट करके हम इसको अपने पाले में लेकर के आए, ऐसी एक धारणा समाजवादी पार्टी की होगी। अब इसमें दिक्कत यह है कि भाई जो ब्राह्मण समाज पावर जरूर चाहता है, क्योंकि 1989-90 के बाद आउट ऑफ पावर है। मैंने इसे पावर चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है ब्राह्मण समाज का, लेकिन समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज का चीफ मिनिस्टर तो बन नहीं सकता। तो ये एक, अगर आप एक सेक्शन को वू कर रहे हैं तो आपके पास ऑफर करने के लिए चीफ मिनिस्टरियल पोस्ट तो नहीं है, जो कि यहाँ भी नहीं है बीजेपी के पास। करेक्ट। और नंबर ऑफ टिकट्स में अगर पिछली बार की बात करें तो जहाँ बीजेपी ने 68 टिकट्स दिए थे ब्राह्मण कैंडिडेट्स को, वहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से 39 कैंडिडेट्स थे। यानी रिप्रेजेंटेशन में भी बीजेपी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देती है। तो हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली ये बीजेपी को वोट करता रहा है ये समाज, और एटलीस्ट एज ऑफ नाउ भी अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो लार्जली बीजेपी और एनडीए के साथ है। देखिए, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि अगर समाजवादी पार्टी
ये बात नहीं कह सकती है विवेक जी कि वो एक ब्राह्मण को सीएम बनाएंगे। अब कल मेरी डिबेट में एक मेहमान थे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उन्होंने कहा मुसलमान को क्यों नहीं वोट सीएम बनाते या समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी वो ये दावा कर दे तो देखिएगा कि उसका क्या असर पड़ता है। आपसे पूछ रही हूँ, क्यों अमिताभ जी ये कह रहे हैं कि आप ये दावेदारी दे ही नहीं सकते हैं कि आप बोले कि ब्राह्मण को हम एक सीएम बनाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी उसके दावेदार हैं? देखिए सुचारिता जी, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। ब्रजेश पाठक जो हैं डिप्टी सीएम हैं, कितनी बार बेचारे परेशान हुए सीएम बनने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरफ पलट के भी देखा क्या? तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी तरफ देखे, तब समाजवादी पार्टी की तरफ कोई उंगली उठाए। लेकिन उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है सीएम और डेप्यूटी सीएम में। देखिए, जहां तक ब्राह्मण समाज की बात आज हम लोग कर रहे हैं, अमिताभ जी ने कहा ट्रेडिशनली ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहे, उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने प्रमाणित भी करके दिखाया। लेकिन मैं बताता हूँ, अभी बिहार आप देख लीजिए, जो अभी उपचुनाव हुए, जो बांकीपुर का चुनाव था, उसमें 52% से ज़्यादा अपर कास्ट के वहाँ वोटर्स थे, वो भारतीय जनता पार्टी हारी। उसकी वजह मैं बताता हूँ, भरत भूषण तिवारी की जब इन लोग ने एक निहत्थे की, एक मासूम की हत्या कर दी, वहां से मैं तो इतना मैं जरूर जानता हूं कि पूर्वांचल के ब्राह्मण तो अपने जनेऊ को हाथ लगा के कसम खा चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं। और आपने एक बात और कहा कि जाति में बांट के नहीं देखना चाहिए, आपने ओपनिंग अपने कमेंट में कहा, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम तो इल्जाम तो योगी जी पे लगाएंगे जरूर और बोलेंगे। जब बात आती है तो हनुमान जी को दलित बता देते हैं, जब बात आती है तो हनुमान जी को घुंघरू पहना के नचा के उनको भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा देते हैं। जब बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो हनुमान जी को पतंग लगा के हवा में उड़ा देते हैं। तरफ ना कर रहा हो जी, उंगली वो उठाए जो ये ना देखे, वो उसे ये भी देखना चाहिए कि 4 उंगलियां अपनी तरफ उठ रही हैं। ये सही है कि नहीं? आप योगी जी पर आरोप लगाएंगे तो वहां से 4 आरोप आप लोगों पर भी लगेंगे। कास्ट कॉम्बिनेशन की बात क्या सपा नहीं करती है? क्या पीडीए की बात में कभी पंडित, कभी दलित, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा आप नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो आज ब्राह्मण समाज की बात हो रही है तो ब्राह्मण समाज की मैं ब्राह्मण समाज की जरूर बात कर रही हूँ विवेक जी, लेकिन आज यही सोचना है कि क्या हम अपनी कन्वीनियंस और पॉलिटिक्स को सूट करते हुए समाज हॉपिंग कर रहे हैं? कभी ब्राह्मण की बात करते हैं, कभी हम पिछड़े के सबसे बड़े हिमायती हो जाते हैं, कि हो क्या रहा है? देखिए, ये काम देखिए भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा। ये 80-20 शमशान कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, कपड़ों से पहचानने वाली राजनीति, मुजरा वाली राजनीति, मंगलसूत्र वाली राजनीति, चिकन मटन की राजनीति, सावन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हम हर वर्ग को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, हम इस तरह की राजनीति करते हैं। और मैं तो ये पूछता हूं कि भगवान परशुराम की जयंती पे हमने अवकाश घोषित किया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे क्यों हटा दिया? जरा बताइए, क्यों हटा दिया भाई? अगर ब्राह्मणों को आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम भगवानों को तो सम्मान करिए, भगवान का सम्मान करिए। आज अखिलेश जी ने एक ताकीद भी दी है अपने सभी नेताओं को और विधायकों को कि कास्ट को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी ना की जाए। तुहिन जी नमस्ते, सुचारिता जी सबको नमस्ते। देखिए, जिनके अंदर आत्मविश्वास का अभाव होता है वो हमेशा वोटर हॉपिंग करते रहते हैं। अच्छा। तो MY से लेकर PDA से और पिछड़े से लेकर पंडित तक या तो अखिलेश यादव स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के कारण पंडित हमेशा पिछड़े रह गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछड़े से लेकर पंडित तक, MY से लेकर PDA तक हम केवल और केवल VV में यकीन रखते हैं। VV क्या है? विकास और विरासत। जो भी विकास में यकीन रखता है, जो भी विरासत में यकीन रखता है, वो हमारा वोटर है। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो यही तो अंतर है। आप पूछ रही थी इनसे कि मुसलमान को क्यों नहीं सीएम बनाते? अरे सुपर सीएम होते थे मुसलमान इनके, आतिक अहमद, तो उसके बाद सीएम की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, विकास और विरासत जो है वो हमारा लाइन है। ये कोशिश करते रहें, इनको वो वोट नहीं मिलेगा जिस पर ये नजरें भिड़ाएं। और ब्राह्मण की बात मैं कह दूं, देखिए हमारे 18 राज्यों में सीएम है, 3 मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने पवन पांडे का कैंडिडेचर इसीलिए अनाउंस कर दिया है। तुहिन जी, सबसे पहले पवन पांडे बोल दिया अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी ने अभी मैं बड़ी बात पहले अपनी सभा में कहा, मैं बड़ी बात कंप्लीट कर दूं। देखिए, 18 राज्यों में हमारी सरकार है, 3 मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, लेकिन वो इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो क्षमता पर में 3 जो है ट्राइबल्स भी हैं, OBC भी है, उसमें हर वर्ग के लोग हैं। हम इनकी तरह वोटर हॉपिंग नहीं करते। तुहिन जी, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या वाकई आप कास्ट देखकर कॉम्बिनेशन डिसाइड नहीं करते हैं? यूपी में 1 CM 2 डेप्यूटी CM
क्यों आपने कॉस्ट कॉम्बिनेशन बिठाकर नहीं तय करी है? कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? देखिए, ये बात भरोसा करेगा कोई? क्षमता के अभाव में तो नहीं हो सकता नहीं ना। ठीक है, तो क्षमता तो फिर आप कहेंगे आपकी पार्टी का हर नेता क्षमता रखता है, बिल्कुल किसी को रखता है। कहेंगे कि क्षमता नहीं रखता? इसीलिए कौन हम पार्टी सरकार कहती में है हैं उनके 12 नेता साल में से, क्षमता नहीं? इसीलिए हम 12 साल से सरकार में हैं। ठीक है, मैं एक बार जरा अनिल जी के पास जा रही हूँ। अनिल जी, ये जो पूरा समीकरण आप देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को आप कहां देखते हैं? क्योंकि यहां पर एक रस्साकशी चल रही है, ब्राह्मण वोटर इनके, यादव वोटर सपा के, मुसलमान वोटर सपा के, आपके कौन है वोटर? देखिए, हमारा वोटर हर वो व्यक्ति है जो देश के संविधान में विश्वास रखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुस्लिम हो। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि वीवी में हम विश्वास रखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये विध्वंस में विश्वास रखते हैं, ये विनाश में विश्वास रखते हैं, हमने देखा है। ये अभी देखा नहीं कैसा कैसा विनाश इन्होंने हमारे बच्चों के साथ किया। आपने कानून बनाया गया, कोर्ट का आदेश आया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जातीय मीटिंग नहीं कर सकता, लेकिन उस आदेश के तुरंत बाद बृजभूषण शरण सिंह अपने समाज की मीटिंग करते हैं। लेकिन वहीं भाजपा के ब्राह्मण विधायक अगर आपस में मीटिंग करने लगते हैं तो उन्हें नोटिस मिल जाता है। तो बताइए, जब आप किसी एक समाज का इस तरीके से अनादर करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए खड़े होने वाले भी होंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 2 बार से सरकार में, इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये जाति पाति की बात ना करे, ये अपना विकास कार्य गिनवाए। अगर मैं ये कह सकती हूँ अनिल जी कि आपको जितनी तालियां यहाँ मिल रही हैं उतने ही वोट अगर यूपी में आपको मिलेंगे तो अच्छा होगा और ये बात आप रख पाएंगे, लेकिन वो वोट नहीं मिल रहे हैं, तालियां जरूर मिल रही है। ये आपके भाषण पर है, वो मैं कह दूं। जनता की बात सुनिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोलिए। सर, जैसे अभी सपा ने पीडीए का वो लॉन्च किया है, तो ये जो सर ने पहले बोला था कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है, तो सर मेरा इससे सर से क्वेश्चन है कि अखिलेश जी क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई पंडित क्यों नहीं बन सकता? बताइए भाई। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत बताइए अच्छा भाई, वो सवाल कह रहे हैं अखिलेश जी ही क्यों, बहुत अच्छा। कोई और नहीं है क्या? देखिए, हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो रीजनल पार्टी है, यूपी तक कन्फाइंड है। और जो रीजनल पार्टीज होती हैं, आप तमिलनाडु से लेके कहीं भी देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, आप चाहे बंगाल देख लेते हैं, कहीं भी देख लीजिए, या आप पहले लालू प्रसाद जी की सरकार थी बिहार में, वो देख लीजिए, या झारखंड में जो सरकार चल रही है, वो एक परिवार से जरूर कन्फाइंड होती है, क्योंकि हम एक रीजनल पार्टी हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हम बता रहे हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं हमारे में, चाहे आप जनेश्वर मिश्रा जी को देख लीजिए, जिनके नाम पे हमने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया, बृजभूषण तिवारी थे हमारे यहाँ, लगातार वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, माता प्रसाद पांडे जो है आज विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, आज उत्तर प्रदेश में हैं, और 5 हमारे सांसद भी हैं जो लोकसभा में बैठे हैं। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी, हम हर वर्ग को सम्मान देते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं किसी से, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को परसों की मीटिंग में कहा भी कि हम ना भेदभाव करते हैं, सबका सम्मान देते हैं। नहीं, फिर सवाल उनका जवाब नहीं मिला ना, कोई और क्यों नहीं? मैं बता दो दिया ना, रीजनल पार्टी में ये प्रॉब्लम आती है, सिर्फ अच्छा। समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, लाख रुपए मैं करता नहीं, कोई भी रीजनल पार्टी होगी उसमें ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है अमिताभ जी, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि मायावती जैसी नेता वो भी ब्राह्मण सम्मेलन करना चाहती है, वो भी ब्राह्मणों को आउटरीच कर रही है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो अपनी दलित राजनीति के लिए जानी गई, और जब वो 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी तब भी उन्हें अच्छा खासा ब्राह्मण वोट मिला था, तभी वो मुख्यमंत्री बन पाई थी, 40% के करीब। तो मुझे ये बताइए, ये इसीलिए हम आज ये बात कर रहे हैं कि जिसके साथ होगा वही बन पाएगा। अखिलेश जी जानते हैं कि 22 में उन्हें सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट मिला है। एसेंशियली ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण समाज इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, क्योंकि आज भी गांव में जो पंडित है, यानी जो पुजारी है, पंडित है, उसकी एक श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, माना जाता है। हालांकि इस इन्फ्लुएंस में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, पहले वाली बात जो है वो इम्पोर्टेंट रही नहीं है ना। और अगर किंग मेकर कोई जाति अगर है, क्योंकि यह जातियों का समूह है, तो आज भी यूपी में वो अति पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि आबादी ही लगभग 30% की है ना। तो ब्राह्मण अब किसी भी समाज को ये तो अच्छा लगता है सुनने में कि उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, करेक्ट, कोई नहीं कहना चाहता कि भाई ये समाज इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ठीक है। एक बात इसमें और है, जो आप अगर बता रहे हैं कि 52 में से 46 एनडीए के टिकट पे जीते हैं, इसका मतलब वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री, अगर आप ब्राह्मण कैंडिडेट हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस पार्टी या किस अलायंस के साथ जीतने में ज्यादा है, वो है एनडीए, क्योंकि एक सोशल कोएलिशन होता है। ठीक। उस सोशल कोएलिशन में बीजेपी ने ब्राह्मण, ठाकुर, अदर जनरल कैटेगरी, नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया है जो अभी तक एटलीस्ट पिछले 10 सालों में सक्सेसफुल रहा है विधानसभा के चुनाव में। और इस बार देखना पड़ेगा कि जो कार्ड बसपा या समाजवादी पार्टी खेल रही है ब्राह्मणों को वो करने, बात ये कि ये भी है
कि आज यूपी में सांस्कृतिक टूरिज्म की वजह से, बिकॉज बनारस और वाराणसी और अयोध्या आज ऑलमोस्ट टॉप 10 सिटीज में है टूरिस्ट इनफ्लो में, मथुरा भी, तो जो ब्राह्मण समाज है वो इकोनॉमिकली सुदृढ़ हुआ है, उसको इसका बेनिफिट मिला है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आपको लग रहा है वो जो बेनिफिट मिला है वो पास ऑन हो सकता है वोट के जैसे, ये वोट के तौर पर वो पास ऑन होगा? मैंने हाँ, पास ऑन हो सकता है, क्योंकि देखिए वही वाली बात है ना कि भाई अगर आप किसी एक पार्टी को वोट दे रहे हैं तो आप किसी दूसरे पार्टी के पास क्यों जाएंगे? कोई भी समाज किसी एक पार्टी को वोट क्यों करता है? रिप्रेजेंटेशन के लिए। रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ अधिक मिल रहा है। ठीक है, मैं एक चीज पूछूंगी, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि 2017 में बीजेपी को तकरीबन 83% ब्राह्मण वोट मिला था, सपा को 7%, और वही 22 में बीजेपी को 89% ब्राह्मण वोट मिला है, आप सोचिए, और सपा को 6%। तो मुझे टूहिन जी ये बताइए कि अगर आपको ये ब्राह्मण वोट मिल रहा है, ये स्टेटिस्टिक्स हमारे पास तो है नहीं, ये तो सपा के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, इसी वजह से वो इस बार पूरी कोशिश लगा रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि अखिलेश जी ने कह दिया कोई जाति पर टिप्पणी नहीं होगी, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो सिर्फ एक जाति के नहीं, हम सबके हैं, तो ये आपको डेंट कर सकता है इस चुनाव में? नहीं, देखिए वो लाख कोशिश कर दें, ओरिजिनल होता है, और इम्पोस्टर जो है, किस चीज का ओरिजिनल? जो ओरिजिनल जो पार्टी है, जो हमेशा से खड़ी हुई है ब्राह्मणों के साथ, हमेशा से खड़ी हुई है हर वर्ग के साथ, तो वही तो वो बताना चाह रहे हैं कि हम सबके साथ खड़े हैं, ये ब्राह्मणों के साथ। वही तो मैंने भी कहा, विकास और विरासत तो हमारा वो है, फोटे है। तो जब मैं विरासत की बात करता हूं, अमिताभ जी भी ने भी वही किया। ये जो 4 शहर का इन्होंने नाम लिया है, देखिए वो हमारे विकास के पहले स्तंभ बन चुके हैं। इनके जमाने में अब अयोध्या क्या था? आज अगर 10,000 करोड़ का सालाना राजस्व केवल अयोध्या से आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी समृद्धि उस शहर में आई है और कितना भला हुआ है उस शहर के हर उस व्यक्ति का। तो स्वाभाविक है किस समाज को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है। ठीक है, मैं जरा जल्दी निवेदन करूंगा कि कांग्रेस से अब ज्यादा सवाल उत्तर प्रदेश में मत पूछें, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जमानत जब्त पार्टी है। 389 सीट्स पर 403 पर वो हार चुकी है। वो गठबंधन करने वाले हैं, आप लोग क्यों नहीं? इमरान मसूद को बनाएंगे समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री। अरे बाबू, इमरान मसूद इमरान मसूद तो पहले ही नहीं, इमरान मसूद तो गड्ढा खोद रहे हैं उनके गठबंधन के लिए। नहीं, मुझे तो ये लगता है इमरान मसूद अपने बयानों से गड्ढा खोद रहे हैं गठबंधन के लिए। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, गड्ढा खोद रहे हैं। वो बार बार बयान देते हैं कि ये मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है। जैसे वर्ग की राजनीति की बात कर रहे हो, इसमें सर युवा को क्यों घसीट रहे हो? मतलब अभी जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन में आप जर्सी का कलर चेंज कर रहे हो, उसका यही तो जर्सी का और उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती 1 घंटे के अंदर ये डिसीजन दिलवाया गया है। तो उसमें कौन सी सर आपकी, आप कलर दिखा के स्टेशन के नाम चेंज करे, कौन सी राजनीति लेके? पहले भी सरकार आई है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जर्सी का पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हो, नवीन पटनायक की बात, पूर्व मुख्यमंत्री। नहीं, जर्सी का कलर वही है जो सुचारिता जी जो आज पहनी है, तो उस कलर में आपको बुराई क्या लग रही है? मैं आपको कारण बताता हूं। अब आप कारण जो है पूरी तरह से टेक्निकल कारण था उसका। ब्लू टर्फ में अगर आप खेल रहे हैं और अगर ब्लू कपड़े ही लोग पहने हैं, तो रिफ्लेक्सेस में जो एक दूसरे को देखने के क्रम में बाधा आ रही थी। किसी भी आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, किसी भी स्पोर्ट्स जो स्पेशलिस्ट है, आप उससे पूछिए, उसकी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस इस कलर कॉन्ट्रास्ट से बेहतर होने वाला है। मैं एक सवाल आप सबसे पूछ रही हूँ, जरा जल्दी से हाथ खड़ा करके बताइए, आप में से कितने हैं जो जाति देखकर वोट करते हैं या फिर वोट डालेंगे? आपको लगता है ऐसा कि आप जाति से प्रभावित होकर वोट डालेंगे? हाथ खड़ा करिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब जाकर बटन दबा देंगे अपनी जाति पर, यहां हाथ नहीं उठाएंगे। देखिए आपके चेहरों की मुस्कुराहट तो ऐसे लग रही है, सही कह रहे हैं, हाथ उठ गया। हाँ, आप कह रहे हैं जाति देख के करेंगे। 1 मिनट, मैं जरा इनसे पूछ लेती हूँ एक बार, क्यों है ऐसा? कारण ये है कि मैं यादव हूँ। हाँ। और बिहार और यूपी के अंदर मेरी पहचान मेरी कास्ट से ही है। ठीक है। अगर आज मेरे को कॉलेज में कोई मिलता है, हाँ। नाम पूछता है, उसके बाद पूरा नाम पूछता है, फिर पूछता है कि कहाँ से, ठीक है, तो फिर उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वो किस तरीके से मुझे देख रहा है। अगर वो ब्राह्मण है तो फिर मेरे से थोड़ा सा बना के नहीं रखेगा, और अगर कोई दलित है या फिर मतलब ओबीसी वर्ग का है तो फिर वो उसी तरीके से मुझसे बात करेगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक आचरण है लोगों का, वो जाति की वजह से प्रभावित होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है अमिताभ जी, तो ये बात आप सही मानते हैं कि बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? किसी ने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ एक ने उठाया, लेकिन वोट वही करेंगे? हाँ, मतलब अगर
यूपी की ही बात कर लें तो यूपी में अगर आप पूछेंगे कि भाई आपके वोटिंग का आधार क्या है, तो उसमें आएगा विकास, चीफ मिनिस्टर का चेहरा, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, मुद्दे, सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, मैं लाभार्थी हूँ नहीं हूँ, और जाति धर्म आपको 4-5% लोग भी नहीं कहेंगे नहीं कि वो जाति या धर्म के आधार पे वोट कर रहे हैं। जबकि अजीज़ प्रेमजी इंस्टीट्यूट का एक सर्वे था, हालांकि 2018 का है वो सर्वे, उसमें था कि भारत में 55% से ऊपर लोग अपनी जाति या धर्म के कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, 55% प्लस, विच लार्जली मीन्स कि मेजॉरिटी जो है वो अपनी धर्म या जाति के कैंडिडेट को प्रेफरेंस देता है। लेकिन जब हम सर्विस में सवाल पूछते हैं चुनावों के दौरान तो 4-5% का ही नंबर आता है। अगर एक व्यक्ति ने खड़ा किया है और 20-30 व्यक्ति हैं तो वही 4-5% ही हुआ। लेकिन फिर इससे एक और बड़ी बात प्रतिबिंबित होती है, ब्राह्मण वोटर की संख्या यूपी में उतनी नहीं है लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा है उस अनुपात में। जैसा आपने अमिताभ जी कहा, यूपी में क्योंकि अगर हम कह रहे हैं तकरीबन 115 सीटें ऐसी हैं जिन पर सीधे सीधे प्रभाव डाल रहे हैं ब्राह्मण वोटर 403 में से। नहीं, मतलब ऐसा माना जाता है कि उनका प्रभाव है, क्योंकि हिस्टोरिकल लेगेसी रूरल एरियाज में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी एज रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है पुजारी को, पंडित को, जो भी वहाँ मंदिर का है, तो ऐसा माना जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन इन्फ्लुएंस डिक्लाइन पे तो जरूर है। लेकिन ये वोट ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10-11% अगर किसी भी अलायंस के साथ जुड़ जाता है तो फिर उस अलायंस को विक्ट्री मिल सकती है। क्योंकि अगर आपने कहा कि 80% से ऊपर लोगों ने वोट किया बीजेपी को, तो यानी अगर 11% भी आबादी है तो 9% वोट, यानी 11 into 80%, 9% वोट शेयर बीजेपी का 45% में से तो सिर्फ ब्राह्मण समाज से आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार सवाल लेती हूँ, फिर विवेक जी आपके पास आ रही हूँ। मेरा नाम सुमित है और मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक क्वेश्चन है कि चुनाव जब भी हम लड़ते हैं तो हमेशा जो मुद्दा होता है वो जाति होता है, धर्म होता है, बट विकास नहीं होता। जैसे एजुकेशन पे बात नहीं होता, हेल्थ पे बात नहीं होता है, युवा पे बात नहीं होता है। और आज भी कोई टैग है इस हेडलाइंस को ब्राह्मण यूपी का मास्टर कार्ड है, मेरे को बहुत वो होता है, इस दुख होता है कि इस पे युवाओं के बारे में बात नहीं होता है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए कि देश का विकास कैसे होगा, हेल्थ कैसे बढ़ेगा, एजुकेशन कैसे बढ़ेगा। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा क्वेश्चन। नहीं, मैं बिल्कुल आपने एक चीज मैं विवेक जी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा बोल दूं कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण यूपी का मास्टर कार्ड, ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, ये एक सीरीज है जिसमें हम अलग अलग मास्टर कार्ड पूछेंगे आपसे कि क्या ये मास्टर कार्ड होगा, क्योंकि ये हम नहीं तय करते। या ये सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल और वोटर मिलकर क्या तय करता है वही वहां पर प्रतिबिंबित होता है। एक बार मैं एक दो सवाल ले लूं, विवेक जी फिर आ रही हूँ। हाँ, सेम सवाल मेरा भी कि हर चीज़ को जाति या धर्म से जोड़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, तो हम लोगों को यूथ के जो सब्जेक्ट हैं उस पर सवाल करने चाहिए ना, उनका प्रोग्रेस कैसे होगा या फिर उनकी क्या क्या चिंताएं हैं भविष्य को लेके, उस बात पे चर्चा होनी चाहिए ना कि जाति और धर्म पे। भाई जाति धर्म कब तक पीडीए के नए नए आप फॉर्म बताते रहेंगे? छोड़ दीजिए, ऐसे बोलिए कि सिर्फ सारे जाति हम सबके हैं, पीडीए बोलना ही छोड़ दीजिए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि हम सबके साथ हैं और हम सबके हैं। जहां तक हमारी बच्ची ने जो सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सुतारिता जी को। 2017 में हम चुनाव हार गए थे, हमको याद है, और बुरी तरह से हारे थे। लेकिन हमारा नारा क्या था? काम बोलता है। हमने काम पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। बच्चों को 19 लाख लैपटॉप बात का अखिलेश यादव जी ने दिखाया था, समझे? आपने एम्बुलेंस सेवा अखिलेश जी ने दी थी। 110 वर्ल्ड की टॉप रिस्पांस सिस्टम जो पुलिसिंग थी वो अखिलेश जी ने दी थी। इकाना स्टेडियम अखिलेश जी ने बनाया था। लखनऊ की मेट्रो अखिलेश जी ने बनाई थी। कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश जी ने बनाया था। आगरा लखनऊ हाईवे अखिलेश जी ने बनाया था। आज भी लोग याद कर रहे हैं उन चीजों को आज भी लोग याद करते हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति में बार बार कह रहा हूं, वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो कह रहा 17 हूं के बाद 22 में भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ ना। नहीं, 22 में अगर पूरा आप सिनेरियो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे वोट का जो डिफरेंस मैं बता रहा हूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में 3,25,626 वोट हमसे ज्यादा मिले थे। 3,25,626 वोट पूरे प्रदेश में। और इस बार आपने 2024 में देखा भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हुई। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बढ़ के उतरी है और इन्हीं युवाओं ने जिताया है। कोई बाहर से नहीं आए थे वो वोट, इन्हीं ने जिताया है। और 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब मैं क्या बताऊं क्या हाल होगा, वो 27 के परिणाम के बाद ही पता चले। लेकिन वो आपने सुन लिया ना, यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि हम ये देखकर नहीं करेंगे। उन्होंने तो कह दिया कैंडिडेट देखूंगी उसके बाद वोट करूंगी, भले ही मैं ब्राह्मण हूं। तो ये बात बड़ी सटीक है कि उम्मीदवार कौन है उसे देखकर वोट पड़ता है क्या? एक बार एक सवाल ले रही हूँ, फिर वापस आती हूँ।
आगे इसी में पॉजिटिव वे में सोचते हुए अपन ये बात करेंगे कि मतलब कब तक ये चलता रहेगा पॉलिटिक्स में जातिवाद, जैसे भाई ने पीछे बताया कि हमें एक जाति देखकर वोटर्स में शामिल कर दिया जाता है, कब तक हमें ये झेलना पड़ेगा कॉलेजों में, स्कूलों में, कब तक चलेगा सर ये? वो कह रहे हैं कि कब तक ये जाति देखकर एक सामाजिक धारणा जो है वो बनी रहेगी। एक मिनट, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा बोलिए। सभी पार्टियों के प्रवक्ता से ये सवाल है कि हमेशा यूपी के पॉलिटिक्स में जनरल की बात होती है, ओबीसी की बात होती है, एससी की बात होती है, लेकिन एसटी की बात कभी नहीं होती है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है यूपी के, उनकी विकास की कभी बात नहीं होती है, ना उनके बारे में कोई चीज़ें आती हैं। तो मैं चाहूँगा आपके बारे में कि कभी एसटी कमेटी के बारे में भी थोड़ा बात। ठीक है, अब उन्होंने जो बात पूछी उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब राजनीतिक दल पिछड़ा, अगड़ा, दलित, ओबीसी, ब्राह्मण अलग अलग तरह के सम्मेलन करते रहेंगे, सबको आउटरीच प्रोग्राम बनाएंगे, तो बाकी लोग बोलेंगे हमारी बारी कब आएगी, हमारे पास कब आएंगे, हमारे को कब एक फहरिस्त देंगे कि हम हमें रिझा रहे। आपने एसटी की बात करी। हाँ। मैं बता देता हूं, एसटी हमारे यहाँ जब सरकार थी तो एसटी के आपके विजय सिंह गौड़ दुद्धी विधानसभा से कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में कितने एसटी एमएलए हैं या नहीं है, या कितने मंत्रियां भी पूछ लीजिए, तुहिन सिन्हा अगर बता दें, मैं अभी इसी समय डिबेट छोड़ के चला जाऊं। देखिए, जनजातीय समाज के लिए जो हमने किया ये कभी कर ही नहीं सकते। 3 मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश में आज शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी कम है। नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब में तो आपकी माहिम राष्ट्रपति भी हैं, जिनका आप अपमान करते रहते हैं लगातार। मंदिर आप बुलाते नहीं उनको, ये तरीका ठीक नहीं है। ये इनविटेशन आप देते नहीं, ये अपमान करते समाजवादी रहते हैं पार्टी उनका। का दफ्तर नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा वो आपने खुद ही ऐड कर दिया, द्रौपदी मुर्मू जी जो पहली शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रेसिडेंट है, किसने उन्हें बनाया प्रेसिडेंट? तो इसीलिए शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी कम है, इसलिए चर्चा नहीं होती। पूरे देश में अगर आप डेटा निकाल के देखें तो नल से जल कार्यक्रम में जो टैप वाटर कनेक्शंस हुए, सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हुआ है? शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी हुई है ना। नक्सलवाद जो समाप्त हुआ है, सबसे ज्यादा लाभ जो है वो ट्राइबल परिवारों को हुआ है। वो दहशत में रह रहे थे नक्सलवाद के जरिए। तो सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है ट्राइबल्स के लिए। लेकिन एक सवाल का उत्तर दे दूं, एक बच्ची ने बहुत अच्छा पूछा था कि ये कब खत्म होगा कास्ट। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि इस देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब। और हम आगे की बात कर रहे हैं, जेन अल्फा की बात कर रहे हैं। आप लोग जेन जी होंगे, हम जेन अल्फा की बात करते हैं जब हम विकसित भारत और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की बात जो अगले 20 साल में कोई नहीं करता था ये बात। तो हम तो चाहते हैं ये समाप्त हो, और हम चाहते हैं कि आप भी जो है वी पर आ जाए, विकास विरासत। मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, हाँ, बोलिए अनिल जी बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को हिपोक्रेट कहते हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जातियां होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन चुनाव के समय में ये किसने बताया था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं? जब आपको वोट चाहिए तब तो आपको जातियां याद आ जाती हैं। जब आपसे जातियां सवाल पूछती हैं कि हमारा अधिकार कहाँ गया, तो आप कहते जाति है ही नहीं। ये है हिपोक्रेसी। अभी तक जो भारतीय राजनीति हमने नंबर्स के हिसाब से समझी है, उसमें हमने ब्राह्मण, दलित वोटर, हमने इन सब की चर्चा की है, कास्ट में, जातियों में बटकर। लेकिन क्या अब आने वाले समय में आप ऐसे भी एक तरह से डेटा तैयार करेंगे कि जेनजी किसके साथ है, जेन अल्फा किसके साथ है, वही जीतेगा? क्या आने वाले समय में यह होगा? फिर हम ब्राह्मण नहीं, हम कहेंगे जेनजी मास्टर कार्ड। हाँ, तो जेनजी जब तक जेनजी की तरह वोट नहीं करेगा और धर्म या जाति पे वोट करेगा, उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात तो, अगर बच्ची ने पूछा कि भाई कब खत्म होगा ये धर्म और जाति, जब हम वोटर इस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करेंगे उसी वक्त खत्म हो जाएगा। Absolutely. पहली बात। दूसरी बात, अभी तक क्या हो रहा था कि भारत एक युवा प्रधान देश है। हाँ। उसकी आबादी एनीवेयर 50-60% है, 35 से कम। लेकिन 0 से 18 वोट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वोटिंग पॉपुलेशन में जेनजी यानी 18 से 29 साल सिर्फ 21-22% रहता है। यस। इसीलिए उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा था, क्योंकि भाई संख्या में ही ज्यादा है, नॉन जेनजी या नॉन युवा वोटर ज्यादा है। तमिलनाडु का जो इलेक्शन है वो पहला इलेक्शन है भारत का जिसमें जेनजी ने सरकार बनाई है। वो कैसे? कि उसने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करते हुए अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सीनियर्स को अपने पाले में लेकर के। ठीक है, तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डरा दिया है।
और उसके बाद जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है उसमें भी अगर गवर्नमेंट ने बातचीत शुरू करी है वो इसीलिए कि भाई जेनजी संख्या में कम हो सकता है, लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंस कर देता है दूसरे वोटिंग ब्लॉक्स को और वो सरकार के खिलाफ वोट कर दें तो फिर मुश्किल हो सकती है। इसीलिए सब लोग आज जेनजी वोटर को वो करें और अच्छी बात है, विकास के नाम पे हो। आज अगर सीजेपी प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के खिलाफ भी है कि विपक्ष ने भी मुद्दे नहीं उठाए। सही बात है। तो वो एक तरह से जो आप कह रहे हैं जो एक एंगर है वो दोनों तरफ बटा हुआ है। बोलिए। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि युवाओं की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, बढ़नी चाहिए कि नहीं पार्लियामेंट में, इतना लो है। और जो है वो मतलब फैमिली बैकग्राउंड उनका पहले से ही राजनीति। इसका मैं उत्तर देता हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं भाई युवाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़े और उन युवाओं का बढ़े जिनकी फैमिली नहीं है राजनीति में। मैं उत्तर देता हूँ। ये तो सबसे पूछा जाएगा। डेटा दे दूं मैं? हर पार्टी में है। मैं एक डेटा बता दूं? हाँ, बताइए ना। 1957 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था भारत में 25 से 40 उम्र के 34% एमपी थे। आज इस लोकसभा में सिर्फ 10%। सोचिए, तभी तो वो बोल रहे हैं कि युवा रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें संसद में, और संसद में ही क्यों, विधानसभा में भी चाहिए। ट्विन जी बताइए। देखिए आपको बिना परिवारवाद बताऊं, पिछले 2 हफ्ते से ये जो रोज अवरोध पैदा कर रहे हैं विपक्षी पार्टी, क्यों कर रहे हैं आपको पता है? डीलिमिटेशन बिल आने वाला है। डीलिमिटेशन बिल से सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? आप लोगों को होगा, क्योंकि 50% जब सीटें बढ़ेंगी पॉलिटिकल पार्टीज को कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ेंगे, युवाओं को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो डायनास्टिक पार्टीज हैं, जो कि वंशवादी पार्टी हैं, उनका कमान जो है अपनी पार्टियों पर ढीला होगा और वो लोग नहीं चाहते कि डिलिमिटेशन आए। 50% परिवार के सारे लोग डिलिमिटेशन बिल पास करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे। क्या संसद में बैठे हैं? कहाँ संसद में? हॉल में आए क्या? अरे हॉल में आप रोकना, आप अवरोध पैदा करना छोड़ दीजिए। आप हुड़दंग मचाएंगे, कर लीजिए। आप हुड़दंग मचाएंगे, क्यों आएंगे? जाइए अभी बाहर जाके डिबेट कर लीजिए। नहीं कर पाएंगे ना। यू हैव टू कम इन दिस हॉल टू डिबेट। एफसीआरए बिल लेकर आ रहे हैं, आना पड़ेगा। आप लोग अपने चेहरा दिखा नहीं रहे और आप बिल लेकर 2 दिन के अंदर आ रहे हैं, हालत खराब हो गई। और बता दूं, हाँ, बोलिए। जेनजी जो 18 से 29 या 30 साल के अंदर है, वो पूरे इंडिया में सिर्फ 6 सांसद हैं। 3 कांग्रेस में, 2 समाजवादी पार्टी में और 1 लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार की चिराग पासवान की है। इसके अलावा 18 से 29 साल के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा बिना परिवारवाद वाले ये सांसद कमाएंगे। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? और जो अगर हैं भी जनजीव हैं और सब हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड है जितना है। आपको भी बनना है क्या नेता? बनना है। देखिए, बनना है लेकिन परिवार नहीं है तो वो कैसे चाहें? वो कह रहे हैं कि भाई बिना परिवार के रिप्रेजेंटेशन के संसद में मैं कैसे जाऊं या फिर विधानसभा में कैसे जाऊं? हाँ मैम, मेरा ये कहना है कि क्योंकि इस डिबेट का टॉपिक है ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण कार्ड सब की बात हो रही है, मेरा ये कहना है कि क्योंकि हम जिंजी हैं और हमें विकास से मतलब है, हमें जात से मतलब नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में जाति है जो जाति नहीं है, ये सच्चाई है। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं कॉलेज जाता हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस टाइम यूजीसी कानून आया था, यूजीसी का रेगुलेशन आया था, कोई पार्टी इस स्टैंड के साथ स्ट्रांगली खड़ी नहीं हुई थी ब्राह्मणों के साथ कि भाई ये गलत है या ये बायस्ड है, सिर्फ एक कास्ट को बस टारगेट करके बनाया गया है। इसके लिए कोई पार्टी उस स्ट्रांग स्टैंड किसी पार्टी ने नहीं लिया था। तो उस टाइम तो ब्राह्मण अकेला पड़ जाता है। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि जब आपको वोट लेना है तो चाहे कोई भी पार्टी हो, 3 पार्टी के स्पोक पर्सन है, तीनों अपनी अपनी तरफ से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो अभी इलेक्शन आया तो, लेकिन जब हमें मौका मिला था या जब आपको कुछ करना था तब तो कोई खड़े नहीं हुए। डायरेक्ट सवाल किससे पूछ रहे हैं? मैं तीनों से पूछूंगी। मैं तीनों से पूछ रहा हूँ। बताइए भाई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण किसने दिया था? भाजपा ने दिया था। क्या आज तक पिछले 60 वर्षों में इन्होंने किया था? आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया ना। आरक्षण आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया यूजीसी का विषय। आरक्षण देते जरूर नौकरी अब अगर आप आरक्षण में घुस जाएंगे तो वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने पॉइंट बिल्कुल सही बोला। उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मणों की बात होती है वोट के टाइम पे तब आप ब्राह्मण करते हैं, वैसे आप लोग जब हितों की बात होती है तो पीछे दरवाजे से निकल जाते हैं। देखिए, असल में है क्या कि जब हम विकास के सवाल भाजपा से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं, तो हमारे वो सवाल दिखाए नहीं जाते हैं। खैर, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ
सवाल ये है कि भाई जब ये पार्टियां चुनाव से पहले 26 सम्मेलन करेंगी, अलग अलग जातियों के, भाजपा ने करे, अलग अलग नेताओं को अलग अलग हेलीकॉप्टर दिया और उनकी जातियों में भेजा, तो ये विकास की बात करेंगे नहीं। और जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो हमारे सवाल ना तो मीडिया दिखाता है और ना ही वो चलाए जाते हैं। हमें इतना सा समय मिलता है और इनको इतना समय मिलता है, तो पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे होता है। विकास की बात तो हमारी रह ही जाती है। आज भी राहुल गांधी जब छात्रों की बात कर रहे हैं तो कहां दिखाई दे रहे हैं? आप बताइए ना। हर जगह दिखाई दे रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, आपको पता है कि हर चैनल पर दिख रहे हैं, हर अखबार में छप रहे हैं। अरे भाई उतना नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए। हमारी परमिशन कैंसिल कर दी इलाहाबाद में, हमारे लोग इकट्ठे हो गए वहां पर कि नहीं कार्यक्रम यही होगा, छात्र इकट्ठे हो गए, तब जाके इस योगी सरकार को झुकना पड़ा है। अगर ये बातें दिखाई जाए तो वाकई में जाति की बात ही खत्म हो जाएगी, बात सिर्फ और सिर्फ विकास की होगी। नहीं, अब मुझे एक बात बता दीजिए, मैं यहाँ एक बार ऑडियंस से भी पूछ रही हूँ। आप लोगों ने कहा कि हम जाति देखकर वोट नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि हाँ भाई मुझे पता, मैं देखता हूँ जाति, लेकिन बाकी सबने यहाँ पर तो कम से कम ये कह दिया हम जाति के हिसाब से वोट नहीं डालते हैं। जनता कितनी रिस्पॉन्सिबल है? वो ब्राह्मण, वो दलित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बटकर वोट डाल रहे हैं। अगर जनता नहीं डालेगी उस तरह वोट तो क्या वो कर पाएंगे उस तरह की जाति थी? आप हाँ, तब तक हो रहा है जब जैन जी हम लोग वोट करेंगे तब तो हम लोग देखेंगे कि पढ़ाई शिक्षा वगैरह पे ध्यान दीजिए भाई। बदलाव की बयार यहाँ से आ रही है, बदल रहा। हाँ बोलिए बोलिए। अब सर जो 2027 का इलेक्शन है वो जो हमारी जेन जी है वही डिसाइड करेगी। ये पीडीए और ये जातिवाद बिल्कुल नहीं करने वाली। तो सर आप, मेरा ये क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी से, जैसे जेन जी को आपने बताया कि 3 सांसद आपके यहाँ हैं और उनमें मैं जानता भी हूँ, तो सर आप बताइए कि आगे आने वाले विधानसभा में आप कितने जेन जी को आगे देने का मौका करेंगे? जेन जी को कितने मैं देंगे? किसी बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो क्या हम जैसे लोगों को भी मौका दिया जाएगा? कांग्रेस ज्वाइन कर लो भाई, ऑफर दे रहे हैं कांग्रेस कम मिलेगा, माना जब्त हो जाएगी। आपने हाँ, बिल्कुल आपका बिल्कुल हाँ, आपने अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट पढ़ा होता तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी अधिकतर इस बार आने वाले चुनाव में युवाओं को मद्देनजर रखते हुए अपना टिकट का वितरण करेगी। तो जब युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें जनजी भी जरूर आएगा। और अखिलेश जी तो खुद युवा नेता है, युवा है, तो बिल्कुल युवाओं के साथ हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि युवा नेता की परिभाषा क्या है? भाई कौन सी उम्र का नेता युवा नेता है? पॉलिटिकल पार्टीज में युवाओं का डेफिनेशन बहुत गोलमोल है। हम लोग जब बुढ़े कहे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, वो नेता उस उम्र का व्यक्ति जवान होता है। तो युवा का मतलब क्या है सर? युवा तो अच्छा, मैं युवा की डेफिनेशन क्या है सर? युवा सोच मान लेते हैं उसको, चलिए। अच्छा, अरे अब युवा सोच हो गई, वो कह रहे हैं युवा की डेफिनेशन बताइए, किस उम्र का नेता युवा है? 52 साल में आप क्या कहेंगे? वैसे ही हो गए। नहीं, 52 साल में आप क्या व्यक्ति की बात, 52 साल की उम्र में आप क्या कहेंगे? मैं एक बार, अमिताभ जी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट देखकर ज्यादा कैंडिडेट उतारती हैं या युवा देखकर उतारती हैं, जो ये लोग मांग रहे हैं डिमांड के भाई युवा उतारें? युवा मतलब अगर 18 से 29 अगर हम कह रहे हैं कि एमपी ही 6 हैं तो 6/500 543 क्या होता है? 1%। सोचिए 1%। 2 हमारे 3 कांग्रेस के। युवाओं को टिकट कहाँ 6 में से 5 हमारे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में 45-50% से ऊपर जो उम्र का व्यक्ति है उसको युवा कहते हैं। सोचिए, तो डेफिनेशन ही गलत है ना, आपत्ति उठा रहे हैं। डेफिनेशन ही गलत है। एक सवाल तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये जो यहाँ लोग बैठे हैं जनता, ये कितनी जिम्मेदार है आपके ब्राह्मण सम्मेलनों और दलित सम्मेलनों के लिए, क्योंकि ये वोट डालते हैं ऐसे बट के? नहीं, जैसे अभी बिटिया ने कहा वहां पर कि हमारे पेरेंट्स इसको करते हैं, लेकिन हम जेनजी हैं और मुझे बहुत खुशी है सुचारा जी कि आज की डेट में हमारा देश बदलाव होगा। क्वीन जी, बदलाव होगा, ये हम यहाँ ब्राह्मण मास्टर कार्ड नहीं कहेंगे। नहीं, वो तो दिखा दिया, वी की ओर आएंगे सर, ये लोग भी आएंगे, विकास और विरासत पर ही वोट पड़ेगा। पर कास्ट कॉम्बिनेशन देखकर तो आप लोग भी बैठकें करते हैं ना, आप पहले सक्षमता अगर होता है, पहले सक्षमता उसके बाद कास्ट। 14 पहले सक्षमता का अभाव तो नहीं होगा ना। करते हैं भाई। अगर हम बार बार चुनकर मेजोरिटी से आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि सक्षम नेतृत्व है। ठीक है, मैं अमिताभ जी आपसे एक आखिरी सवाल तो नहीं हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में डिसाइडिंग फैक्टर इस बार क्या होगा? भले ही हमने यहाँ लिखा है ब्राह्मण, आज हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, अगली बार हम एक दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन क्या डिसाइडिंग फैक्टर इस बार यूपी में आपको लगता होगा? 18 to 29 वोटर किसको वोट करता है, क्योंकि वो धर्म जाति से ऊपर उठ के वोट करेगा, जैसा देखने में भी लग रहा है। अति पिछड़ा, क्योंकि जिसको नॉन यादव ओबीसी कहते हैं, लगभग 30% है, और गैर जाटव लगभग 9% है। ये लार्जली 3 ये ब्लॉक्स है। ऑफ कोर्स कोई भी सरकार जब किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति वोट करने जाता है तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस,
ये एक सबसे बड़ा उसका टॉप ऑफ द माइंड रहता है कि सरकार ने कैसा काम किया है, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो वो जीत करके आएगी। कोई भी सरकार भारत में बिना अच्छा काम किए जीत करके दोबारा चुन के वापस नहीं। ठीक है, तो ये बातें खैर ध्यान रखिए आप लोग। और आपने अगर ये आप चाहते हैं इनसे, जो राजनीतिक दल हैं, कि ये जातियों में बंटकर सम्मेलन ना करें, वोट ना मांगे, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर भी है कि आप जातियों में बंटकर वोट ना करें। ये जिम्मेदारी आप पर भी उतनी है, उन पर तो है ही। इसीलिए अपने लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम।